हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएम की बात। आज का वीडियो एक रिकैप वीडियो होने वाला है। 9 जनवरी से अटैक ऑन टाइटन का 4th सीजन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए मैं एक रिकैप वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं अटैक ऑन टाइटन की अभी तक की स्टोरी बताऊंगा। और ये जो स्टोरीज मैं बताऊंगा ये मैं सीजन वाइज नहीं बताऊंगा, ये मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा जिससे आपको स्टोरी समझने में आसान हो। एक और बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरी स्टोरी तो एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन ये पूरी तरह से समझ में उन्हीं को आएगी जिन्होंने पहले से अटैक ऑन टाइटन देखा होगा, क्योंकि आप ना तो कैरेक्टर्स को पहचानेंगे ना ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे सीजन 4 का पार्ट 1 खत्म हुआ था। ये खत्म हुआ था शिगानसिना में, जहाँ पे एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और मार्लियन आर्मी आइलैंड पे अटैक करने के लिए आ गई थी। बाकी के सारे जो एरन के दोस्त थे वो जेल में कैद हैं और जिक ने थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर दिया था, जिसके ब्लास्ट में कैप्टन लीवाई भी आ गया था। तो कैप्टन लीवाई और जिक कहीं पर पड़े हुए हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले, जब यमेर फ्रिट्ज ने गॉड या डेविल के साथ एक डील की और टाइटन्स की पावर को हासिल किया। अब जब यमेर को ये पावर्स मिल जाती है तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल करके मार्ले के नेशंस को खत्म करने लगती है और धीरे धीरे करके वो मार्ले में जितने भी नेशंस थे उन सारे नेशंस को खत्म कर देती है और सिर्फ एक एम्पायर बनाती है जिसका नाम वो एल्डियन एम्पायर रखती है। अब एल्डियन एम्पायर जब बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्रूएल्टी करती है। मतलब यमेर के जो ब्लड लाइन के लोग थे वो और ब्लड लाइन्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनकी जगह छीन लेते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं और कुछ ब्लड लाइन्स को तो इन्होंने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। यमेर को जब पावर्स मिलती है तो उसके 13 साल बाद यमेर की मौत हो जाती है और वो कर्ज देती है कि जो भी टाइटन्स की पावर को यूज करेगा वो सिर्फ 13 साल तक जिंदा रह पाएगा। 13 साल के बाद उसकी भी मौत हो जाएगी। इसीलिए उसके बाद से जो भी टाइटन्स की पावर को लेता है उसके पास सिर्फ जीने के लिए 13 साल रहते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसे उस टाइटन को किसी और को ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर वो टाइटन की पावर को किसी और को ट्रांसफर नहीं करता है तो पावर्स जो है उसके मरने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे के साथ वो पावर्स भी जन्म लेंगे। ऑफकोर्स वो जो बच्चा होना चाहिए वो यमीर की ब्लड लाइन से होना चाहिए। अब जब यमीर के पास पावर्स आती हैं तो उसके पास सारे टाइटन्स की पावर अकेले रहती है, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो जो पावर्स रहती है वो 9 टाइटन्स में बढ़ जाती है। और इन 9 टाइटन्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन रहता है वो रहता है फाउंडिंग टाइटन, क्योंकि वो सारे टाइटन्स और टाइटन्स के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफ यूमीर हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है, उनकी मेमोरी को कंट्रोल कर सकता है, उनकी एनाटॉमी को कंट्रोल कर सकता है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो फाउंडिंग टाइटन जो है वो एक तरह से गॉड की तरह है यहाँ पे। अब एक कंडीशन और है कि फाउंडिंग टाइटन को यूज करने के लिए रॉयल ब्लड चाहिए। अगर फाउंडिंग टाइटन किसी भी सब्जेक्ट ऑफ यूमीर के पास चला जाता है तो उसकी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो किसी रॉयल फैमिली के पास हो। अब ये सब हुआ था 2000 साल पहले। अब हम आते हैं आज से 1400 साल पहले। इस टाइम पे दुनिया में एक महामारी फैल जाती है और उस टाइम पे जो एल्डिया के किंग रहते हैं उन्हें जब इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो एल्डियन एम्पायर को इस महामारी से बचाने के लिए फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफ यूमीर थे उन सबकी बॉडी को इस डिसीज से इम्यून कर देते हैं। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि फाउंडिंग टाइटन जो है वो सब्जेक्ट्स ऑफ यूमीर की एनाटॉमी को चेंज कर सकता है। अब हम आते हैं आज से 100 साल पहले। अभी भी मार्ले में एल्डियन एम्पायर ही चल रहा है। एल्डिया के नए राजा बनते हैं कार्ल फ्रिट्ज। ये 145th किंग थे एल्डिया के। अब जब इन्हें फाउंडिंग टाइटन मिलता है तो इन्हें अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी भी मिलती है और इन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि मेरे एंसेस्टर्स ने इतनी ज्यादा क्रूएल्टी की है मार्ले पे, तो ये किसी तरह से पश्चाताप करने का फैसला करते हैं और इसके लिए टाइबोर फैमिली से मिलते हैं। ये भी रॉयल फैमिली थी मार्ले की और टाइबोर फैमिली के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं कि हम मार्ले से किसी को हीरो बनाएंगे जो कि कार्ल फ्रिट्ज को वहां से भगा देगा और मार्ले जो है वो फिर से एक आजाद नेशन बन जाएगा। इसी तरह से होता भी है। कार्ल फ्रिट्ज और टाइबोर फैमिली मिलके हेलोस नाम के एक इंसान को एज अ हीरो मार्ले के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और ये साबित करते हैं कि हेलोस ने अंदर से रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और टाइटन वॉर शुरू हो जाती है। जब ये वॉर खत्म होती है तो वॉर हैमर टाइटन टाइबोर फैमिली के पास रहता है, क्योंकि वो हमेशा से टाइबोर फैमिली के पास ही था। बाकी के 6 टाइटन मार्ले के पास चले जाते हैं। फाउंडिंग टाइटन कार्ल फ्रिट्ज के पास रहता है और अटैक टाइटन मार्ले में ही किसी के पास रहता है। अब इस वॉर के खत्म होने के बाद कार्ल फ्रिट्ज बहुत सारे एल्डियंस को लेके अपने साथ चले जाते हैं और बहुत दूर एक आइलैंड में जाके कोलोसल टाइटन्स की मदद से 3 वॉल्स खड़े करते हैं। वॉल सीना, वॉल रोस और वॉल मारिया। और मार्ले को ये वार्निंग देते हैं कि अगर वॉल के अंदर उनके पीस को डिस्टर्ब किया गया तो सारे कोलोसल टाइटन्स वॉल से निकल के सारी दुनिया को फ्लैट कर देंगे। और वो ऐसा कुछ करने नहीं वाले थे, वो सिर्फ धमकी दे रहे थे। और उसके बाद जब वो वॉल के अंदर आ जाते हैं तो वॉल के अंदर के सभी एल्डियंस की मेमोरी को वो इरेज कर देते हैं और ये मेमोरी डाल देते हैं कि वॉल के बाहर की ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म हो गई है और वॉल के बाहर कोई भी दुनिया अब नहीं बची है, सिर्फ टाइटन्स बचे हैं। और किंग ये कसम खाते हैं कि वो वॉर कभी नहीं लड़ेंगे और उनकी कसम इतनी ताकतवर थी कि उनके बाद जो भी रॉयल ब्लड से फाउंडिंग
फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करता है वो उनकी विल का गुलाम हो जाता है और वो किसी को कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं करता, ना ही किसी को कुछ बताता है और ना ही वॉर करने के बारे में सोचता है। अब आइलैंड में तो सब अच्छे से चल रहा था, पीस में चल रहा था, लेकिन जो एल्डियंस या फिर सब्जेक्ट ऑफ ईमेल मार्ले में रह गए थे उनके साथ अब वही सारी चीजें हो रही थी जो पहले मार्ले के लोगों के साथ हुआ करती थी। उनको जीने के कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता था और वो सिर्फ इसलिए जिंदा रखे गए थे क्योंकि मार्ले को वॉरियर्स चाहिए थे जो कि टाइटन्स को इनहेरिट कर सके और मार्ले उन पावर्स का इस्तेमाल करके दुनिया पे राज कर सके। अब आज से 40-50 साल पहले आते हैं। मार्ले में एक एल्डियन लड़के का जन्म होता है जिसका नाम ग्रिशा येगर रहता है। ये एक दिन अपनी छोटी बहन के साथ इंटर्नमेंट जोन से बाहर चला जाता है। ये वो जोन रहता है जहाँ पे एल्डियंस को रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये उस जोन के बाहर चला जाता है जिसके लिए इसे बहुत मार पड़ती है और अगले दिन इसकी बहन को कुत्तों को खिला दिया जाता है जिंदा। पर जो ऑफिसर इस बात की न्यूज देने इनके घर आता है वो बोलता है कि हमें उसकी लाश नदी के किनारे मिली है और उसके पापा इनकी सारी बातों को मान जाते हैं। अब ग्रिशा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि वो मार्लियन एम्पायर को खत्म करेगा और फिर से एल्डियन एम्पायर को शुरू करेगा और इसके लिए वो एक ग्रुप का पार्ट भी बनता है जिसका नाम रहता है रेस्टोरनिस्ट। हम उसे रेस्टोरियंस बोलेंगे। थोड़े टाइम के बाद ग्रिशा जब रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि मार्ले ने उन्हें जो हिस्ट्री बताई थी वो हिस्ट्री गलत थी और ymir ने टाइटन्स की पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए था, ब्रिज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इन चीजों के लिए किया था, कभी किसी को सताया नहीं था। और वो मार्ले के रेस्टोरियंस को भी इस बात पे यकीन दिला देता है। आउल एक कैरेक्टर रहता है जो कि मार्लियन आर्मी में रहता है। वो डायना फ्रेस्ट को रेस्टोरियंस को मेंबर बनने के लिए भेजता है। डायना फ्रेस्ट जो रहती है वो रॉयल फैमिली की आखिरी मेंबर बची रहती है जो कि मार्ले में रह गई थी। अब ग्रिशा और डायना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इनकी शादी हो जाती है और इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं ज़ेक येगर। अब ग्रिशा को आर्मी में और अंदर तक पेनिट्रेट करना था ताकि इसको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वो ज़ेक को वॉरियर बनने के लिए भेज देता है। पर जब ज़ेक वहाँ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहता है और बाकी सारे लोग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर रहते हैं। ज़ेक में बस एक क्वालिटी रहती है कि वो कंसिस्टेंट रहता है और रोज प्रैक्टिस के लिए आता रहता है, लेकिन वो फिर भी कुछ खास कर नहीं पाता है। एक दिन ज़ेक अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया था और वहाँ पे वो आर्मी ऑफिसर्स को सुनता है कि उन्हें आउल के बारे में पता है और रेस्टोरियंस के बारे में पता है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने एक दोस्त टॉम थावा जो कि उस टाइम पे बेस्ट टाइटन था उसको उस बारे में बताता है कि उसके पापा मम्मी जो है वो रेस्टोरियंस है। टॉम थावा उसे रिकमेंड करता है कि उसे आर्मी को अपने मम्मी पापा के बारे में बता देना चाहिए और यही एक तरीका है जिससे वो खुद को और अपने दादा दादी को बचा सकता है और हो सकता है फ्यूचर में वो वॉरियर भी बन जाए। और ज़ेक ऐसा ही करता है, वो अपने मम्मी पापा को आर्मी से पकड़वा देता है जिससे ग्रिशा का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है और ज़ेक जो है वो आर्मी की नजरों में पैट्रियट साबित हो जाता है। अब आर्मी सारे रेस्टोरियंस को पकड़ लेती है और एक एक करके टाइटन में बदल के आइलैंड की तरफ जाने के लिए भेज देती है। लास्ट में जब ग्रिशा की बारी आती है तो आउल उसे बचा लेता है और उसके बाद वो ग्रिशा को बताता है कि वो आउल है और उसी ने डायना को उसके पास भेजा था। अभी तक डायना को भी वो लोग टाइटन में कन्वर्ट करके आइलैंड की तरफ जाने के लिए भेज चुके होते हैं। फिर आउल उसे बताता है कि अटैक टाइटन क्या है, पावर्स को ट्रांसफर कैसे किया जाता है और उसे एक मिशन देता है कि उसे वॉल्स के अंदर जाके फाउंडिंग टाइटन को लेना है और उसके बाद एल्डिया को बचाना है। और फिर आउल ग्रिशा को टाइटन में कन्वर्ट कर देता है और उसे खुद को खा लेने देता है ताकि उसके पास अटैक टाइटन की पावर्स आ जाएं। और जब ग्रिशा के पास अटैक टाइटन की पावर्स आ जाती हैं तो वो वहां से वॉल्स की तरफ जाता है और जब वो वॉल्स के पास पहुंचता है तो उसे एक सोल्जर मिलता है, कमांडर शोटस। कमांडर शोटस जब उसे देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आए, पर वो बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि वो एक डॉक्टर है। कमांडर शोटस उसे दीवार के अंदर ले जाते हैं पर वो किसी को कुछ बताते नहीं क्योंकि उन्हें ग्रिशा कोई खतरा नहीं लगता है। उसके बाद ग्रिशा वॉल्स के अंदर रहने लगता है, वहाँ पे वो शादी भी कर लेता है और वहाँ पे उसका एक बेटा होता है एरन। अब हम मार्ले पे वापस आते हैं। कुछ सालों के बाद ज़ेक बड़ा हो जाता है और अब उसके टाइटन लेने का टाइम आ गया है और उसे बेस्ट टाइटन मिलने वाला था। तो उस टाइम पे बेस्ट टाइटन का जो इनहेरिटर रहता है टॉम थावा, वो ज़ेक को फाउंडिंग टाइटन की पावर्स के बारे में बताता है कि एनाटॉमी चेंज कर सकता है, मेमोरीज इरेज कर सकता है। तो ज़ेक के दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि अगर फाउंडिंग टाइटन एनाटॉमी को चेंज कर सकता है तो क्यों ना हम सब्जेक्ट्स ऑफ ymir की एनाटॉमी ऐसी कर दें कि वो बच्चे ही ना पैदा कर सके। और इस तरह से कुछ सालों के बाद जब सब्जेक्ट्स ऑफ ymir पैदा ही नहीं होंगे तो वो सफर भी नहीं करेंगे, टाइटन्स भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे और मार्ले भी शांति से रह सकेगा। और उसके बाद ज़ेक को बेस्ट टाइटन दे दिया जाता है। ज़ेक के अलावा और भी वॉरियर्स रहते हैं जिन्हें अलग अलग टाइटन दिया जाता है, जैसे कि राइना को आर्मर टाइटन दिया जाता है, बर्टोट को कोलोसल टाइटन दिया जाता है, एनी को फीमेल टाइटन दिया जाता है और मार्शल को जॉ टाइटन दिया जाता है। और इन चारों को एक मिशन में भेजा जाता है कि आप लोग वॉल्स के अंदर पेनिट्रेट करिए और फाउंडिंग टाइटन को लेके वापस आइए। अब जब ये चारों जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे एक टाइटन जो वहाँ पे 60 साल से घूम रहा था जिसका नाम ymir रहता है, वो राइना को खाने की कोशिश करती है लेकिन मार्शल आके उसे बचा लेता है और अब इन लोगों ने जॉ टाइटन को खो दिया है। अब इस मिशन का लीडर मार्शल ही था। तो मार्शल के जाने के बाद एनी और बर्टोल्ट कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए। तो राइना कहता है कि अगर हम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और बिना फाउंडिंग टाइटन के वापस जाएंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, तो हमें अंदर जाना होगा। और राइना किसी तरह से उन दोनों को कन्विंस कर लेता है अंदर जाने के लिए। अब फाइनली अब जो होने वाला है ये पहले एपिसोड में हुआ था। कोलोसल और आर्मर टाइटन वॉल्स को ब्रीच करते हैं, पहले शिगानसिना की वॉल को, उसके बाद वॉल मारिया को, और उसके बाद ये लोग ह्यूमन में कन्वर्ट होकर अंदर चले जाते हैं। अब
अब जब ये अटैक होता है तो ग्रिशा वॉल के अंदर ही था और वो रॉयल फैमिली के पास हेल्प के लिए जाता है कि फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से आप कोलोसल और आर्मर टाइटन को हरा सकते हो। पर फाउंडिंग टाइटन रॉयल फैमिली के पास था और 145th किंग कार्ल फ्रिट्ज का जो वॉव था कि मैं कभी भी वॉर नहीं करूंगा, उस वॉव के कारण फाउंडिंग टाइटन के इनहिटर लड़ने से मना कर देते हैं। तो ग्रिशा खुद अटैक टाइटन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फाउंडिंग टाइटन को वो लड़के खा लेता है ताकि उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर्स आ जाए और जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स वहां पर थे उन सबको मार देता है। किंग फ्रिट्ज बस वहां से किसी तरह से बच के भाग जाते हैं। अब ग्रिशा के पास फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन दोनों की पावर्स आ गई हैं और ग्रिशा वहां से वापस आता है और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है एरन को कि वो बचा है कि नहीं बचा है। एरन की माँ अभी तक मर चुकी थी और ग्रिशा की फर्स्ट वाइफ ने ग्रिशा की सेकंड वाइफ को खा लिया था। मतलब एरन की मॉम को जिसने खाया था वो एरन की स्टेप मॉम थी, मतलब जेक की मॉम थी और वो रॉयल ब्लड की थी। अब ग्रिशा जब वापस आता है तो वो एरन को ढूंढता है और एरन को अपने साथ लेके जंगल में जाता है और एरन को एक टाइटन में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद उसे खुद को खा लेने देता है ताकि एरन के पास अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन दोनों की पावर्स आ जाए। और उसे एक चाबी देता है और कहता है कि तुम घर के सेलर में जाके देखना, वहां मैंने कुछ रखा हुआ है जिससे तुम्हें टाइटन्स का सीक्रेट पता चलेगा। फिर कमांडर शोटस को ये लाइट दिखती है तो वो जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो वहाँ उन्हें सिर्फ एरन दिखता है और वो एरन को वापस लाके मिकासा के पास छोड़ देते हैं। और एरन को जब होश आता है तो उसे अपने पास एक चाबी मिलती है और धुंधली यादें रहती हैं कि उसे सेलर के पास जाके कुछ ढूंढना है। अब इसके कुछ दिनों के बाद किंग फ्रिट्ज के सारे बच्चे जो है मर गए थे तो वो अपने एक और बच्चे को ढूंढने जाते हैं जिसका नाम हिस्टोरिया रहता है। पर जब वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ असासिन्स आ जाते हैं और वो हिस्टोरिया की माँ को मार देते हैं और किंग जो रहते हैं वो हिस्टोरिया को बचाने के लिए उनसे कहते हैं कि वो हिस्टोरिया को अपने से बहुत दूर भेज देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो रॉयल ब्लड की है और वो लोग फिर हिस्टोरिया को नहीं मारते हैं। अब आइलैंड के पास जो पूरी जमीन थी उसकी 1/3 जमीन पे टाइटन्स आ गए थे क्योंकि वॉल मारिया टूट चुकी थी। तो वॉल मारिया के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग वॉल रोज के अंदर आ जाते हैं जिसके कारण फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो जितने भी लोग लड़ने लगते हैं उन सबको टाइटन से लड़ने के लिए वॉल मारिया पे भेज दिया जाता है। वो लोग टाइटन्स को तो नहीं मार पाते हैं लेकिन खुद मर जाते हैं जिसके कारण फूड की शॉर्टेज की जो कमी रहती है उसे किसी तरह से पूरा कर लिया जाता है। और एक साल बीतने के बाद एरन, आर्मिन, मिकासा, राइना, एनी, बार्टोल्ट ये सारे लोग जो रहते हैं ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है और 3 साल तक राइना, बार्टोल्ट, एनी कोई भी मूवमेंट नहीं करते क्योंकि अगर अभी ये लोग टाइटन में कन्वर्ट होंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि इंसान ही टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है। तो 4 साल के बाद इनकी ट्रेनिंग जब खत्म होती है और ये लोग वॉल रोज के पास खड़े रहते हैं, बार्टोल्ट कोलोसल टाइटन में बदल जाता है और ट्रॉस की वॉल को तोड़ देता है। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फाउंडिंग टाइटन से कुछ रिएक्शन चाहिए था और उन्हें पता चला कि फाउंडिंग टाइटन कहाँ है तो वो लोग उसे पकड़ के वापस जा सकें। अब इस अटैक के बाद होता ये है कि वॉल मारिया के अंदर जितने भी टाइटन्स थे वो सारे के सारे क्रॉस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने लगते हैं और एक टाइटन एरन को खा जाता है। एरन को जब वो खा जाता है तो वो एरन का स्पाइनल फ्लूइड नहीं खाता है, वो उसे डायरेक्ट निकल जाता है जिस कारण से एरन की पावर्स उस टाइटन में ट्रांसफर नहीं होती है। और थोड़े टाइम के बाद एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में जितने टाइटन्स आ गए थे उन टाइटन्स के साथ लड़ता है और उन्हें हरा देता है। पर जब ये फाइट खत्म होती है तो एरन बहुत ही वीकेंड स्टेट में रहता है और सब देखते हैं कि उस टाइटन के अंदर से एरन निकल रहा है तो सबके सब डर जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरन को बचाने की मदद करते हैं, कोई भी इस बात को नहीं मानता और फाइनली आर्मिन ये कहता है कि हम एरन की टाइटन की पावर्स को क्रॉस डिस्ट्रिक्ट के गेट को बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कमांडर पिक्सस इस बात से एग्री करते हैं और वो उसे ट्राई करने के लिए बोलते हैं। अब मिशन शुरू होता है क्रॉस डिस्ट्रिक्ट के पोल को बंद करने के लिए। एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है पर वो अपने होश में नहीं था तो वो मिकासा के ऊपर हमला कर देता है। थोड़े टाइम के बाद आर्मिन वहाँ पे आता है और वो एरन को किसी तरह से होश में लाता है और एरन बोल्डर को उठा के गेट बंद करने के लिए जा रहा होता है। तभी राइना और बाल्टोट उसे देखते हैं और वो ये कंफर्म कर देते हैं कि इसी के पास अटैक टाइटन है और हो सकता है इसके पास फाउंडिंग टाइटन भी हो और वो बात कर रहे होते हैं कि अब हमें इसे लेकर भी वापस हम जा सकते हैं। उनकी ये बातें एक सोल्जर सुन लेता है जिसकी जान थोड़ी देर पहले ही एनी ने बचाई थी। तो राइना और बाल्टोट ये डिसाइड करते हैं कि उस सोल्जर को एनी मारेगी अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए और एनी उस सोल्जर को मार देती है। उधर एरन उस होल को बंद कर देता है। अब एरन जो है वो टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है तो बहुत सारे लोग उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं और एरन की कस्टडी स्काउट रेजिमेंट को दे दी जाती है कैप्टन लीवाई की देखरेख में। अब 104th कैडेट में जितने लोग थे उन सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद सभी को अपना अपना कैडेट चूज करने का मौका मिलता है। एरन के सारे दोस्त सर्वे कॉर्प्स को ही चुनते हैं जिसमें एरन चला गया था और सिर्फ एनी ऐसी रहती है जो कि इंटरनल पुलिस में जाती है ताकि उसे अंदर से फाउंडिंग टाइटन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इनकी एक प्रैक्टिस ड्रिल होती है सिंहासिना जाने के लिए जिसमें सारे रुकीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब जब ये ड्रिल हो रही होती है तो फीमेल टाइटन इनके ऊपर अटैक कर देती है और फीमेल टाइटन वहाँ पे अटैक करती है जहाँ पे राइना ने एनी को बताया
बताया हुआ था कि यहाँ पे एरन होगा, लेकिन राइना को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई थी एरन कहाँ पर है। उसके बाद राइना और आर्मिन मिलते हैं और राइना आर्मिन से पूछता है कि एरन कहाँ पर है। आर्मिन राइना को बता देता है कि एरन कहाँ पे है, तो एनी राइना को मारने की कोशिश करती है और उसे हाथ में पकड़ लेती है। तो राइना उसके हाथ में लिख देता है कि एरन कहाँ पर है और उसके बाद वहाँ से वो आर्मिन और जॉन को लेके वहाँ से भाग जाता है। एनी अपने हाथ में पढ़ती है कि एरन कहाँ पर है और वो उसी तरफ जाके हमला कर देती है। पर एरविन स्मिथ को पता था कि कुछ खतरा आ रहा है और इसीलिए वो एनी को पकड़ने के लिए ट्रैप पहले से सेट कर देते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। और जब एनी को पता चल जाता है कि वो नहीं भाग पाएगी तो वो बहुत तेज से चिल्लाती है, जिससे जितने भी टाइटन्स रहते हैं वो सबके सब एनी के ऊपर हमला कर देते हैं। और उसके बाद एनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां से भाग जाती है और दोबारा से जाके एरन के ऊपर हमला करती है। अब जब वो एरन के ऊपर हमला करती है तो एरन और एनी टाइटन फॉर्म में लड़ाई करते हैं और एनी जीत जाती है और वो एरन को अपने मुंह में रख के वहां से भागने लगती है। तभी वहां पे लेवाई और मिकासा आ जाते हैं और एरन को बचा के वापस आ जाते हैं। अब सब लोग वहां से वापस आ जाते हैं और फीमेल टाइटन को वहीं पे छोड़ देते हैं। अब जब सब वापस आते हैं और इनकी मीटिंग होती है तो आर्मिन ये बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल टाइटन है वो एनी है। इसके लिए वो वॉल रोज के अंदर जाते हैं और एनी से मिलते हैं और वहां पे ये कंफर्म हो जाता है कि एनी जो है वही फीमेल टाइटन है। और एरन और एनी अपने टाइटन फॉर्म में एक दूसरे से लड़ते हैं सिटी के अंदर और फाइनली एरन एनी को हरा देता है। लेकिन जब एनी हार जाती है तो वो खुद को एक क्रिस्टल में कैद कर लेती है ताकि उसे कुछ बताना ना पड़े। जब एरन और एनी लड़ रहे थे उसी टाइम पे जेक रागा को डिस्ट्रिक्ट के लोगों को टाइटन में कन्वर्ट कर देता है और वो लोग हमला करने लग जाते हैं। अब जब सबको वॉल के अंदर टाइटन्स दिखते हैं तो सबको लगता है फिर से वॉल में ब्रीच हो गया और सब लोग चेक करने के लिए जाते हैं, पर किसी को कहीं पर भी ब्रीच नहीं मिलता है। राइना, बर्टोल्ट, जॉन और बाकी के लोग जो रहते हैं वो सारे लोग एक किले में रात में रुकते हैं और तभी उनके ऊपर टाइटन्स अटैक कर देते हैं। तो वहाँ पे जो सीनियर मेंबर्स थे वो लोग उनसे लड़ते हैं, पर फाइनली वो लोग भी हार जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे ये मेज जिसने मार्शल को खा लिया था और उसके पास जॉ टाइटन की पावर आ गई थी, वो जॉ टाइटन में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो उन लोगों को बचाने लग जाती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे 100 टाइटन्स थे तो वो भी थोड़ी टाइम के बाद थक जाती है और उसके बाद हारने लगती है। तभी वहाँ पे मिकासा और हांजी अपने स्क्वाड के साथ आते हैं और उसके बाद उन सबको बचा लेते हैं। और फाइनली जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद राइना, बर्टोल्ट, एरन और सारे लोग वॉल रोज के पास फिर से एक बार मिलते हैं। और जब वो लोग वॉल रोज के पास मिलते हैं तो राइना एरन को बताता है कि वो आर्मर टाइटन है, बर्टोल्ट जो है वो कोलोसल टाइटन है और 5 साल पहले उन्हीं लोगों ने हमला किया था और वो लोग कहीं दूर से आए हैं और एरन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर एरन मना कर देता है और उसके बाद वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है और एरन किसी तरह से जीत रहा होता है, पर तभी कोलोसल टाइटन उनके ऊपर गिर जाता है और एरन हार जाता है। राइना और बर्टोल्ट जॉ टाइटन और अटैक टाइटन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो अपने AOT के फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपको एनिम से रिलेटेड वीडियोस जैसे कि एनिम रिव्यू, कैरेक्टर एनालिसिस या फिर एनिम के रिकैप वगैरह देखना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं।